हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो 10 जनवरी को पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज की क्लास में। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है, किस तरह का आने की उम्मीद है, क्या लेवल रहता है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। और एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है, तो लागत मूल्य कितना होगा। मतलब आपको बताना है कि मार्क प्राइस कितना होगा। ठीक है, सॉरी, मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है कि मार्क प्राइस जो है वो 2400 है, तो आपको बताना है लागत मूल्य। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस। ठीक, देखो जब भी ऐसा होता है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, देखो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कॉस्ट प्राइस में मतलब क्रय मूल्य में अगर आप लाभ जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपका विक्रय मूल्य आएगा, या आप विक्रय अंकित मूल्य मतलब एमआरपी में से आप डिस्काउंट को माइनस करोगे तब भी आपके पास सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सीपी को आप 20% प्रॉफिट कमाओगे तो 120% होगा, और एमआरपी में से अगर आप 40% का डिस्काउंट माइनस करोगे तो 60% पर आप उसको बेचोगे। और यहां से आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। तो सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1:2। मतलब ये कि सीपी अगर 1 रुपये रहेगा तो एमआरपी को 2 रुपये होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एमआरपी जो है वो 2400 है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 2 की वैल्यू ही 2400 है? ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं इसका 1200 गुना है। तो इस एक को भी आपको 1200 गुना करना है, तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसको आसानी से और भी तरीके से किया जा सकता है। सीपी और एमआरपी का डायरेक्टली आपका रेशियो निकल सकता है। सीपी को और एमआरपी को दोनों को 100 रुपये मान लो। सीपी को जब आप 20% प्रॉफिट कमाओगे तो 120 हो जाएगा, बस वो आपको एमआरपी के नीचे लिख देना है। और एमआरपी में से जब आप 40% का डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो 60% आपको कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख देना है। बस यहाँ पर आपका 1 और 2 का अनुपात आ जाएगा और वापस हम इसी मेथड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन है जो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वापस आता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल कितनी रही उसकी। देखो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लो ये दूरी रही होगी, ये इधर से जब 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो यहाँ पर पहुँच गया, और यही डिस्टेंस इसने वापस ट्रेवल करी कितनी स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो हमारे पास ना तो टाइम पता है और ना ही हमें डिस्टेंस पता है, लेकिन औसत चाल फाइंड आउट करने के लिए या औसत चाल पता करने के लिए फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल करी आने जाने में, डिवाइडेड बाय आने जाने में आपको कितना टाइम लगा। लेकिन हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हमारे पास डिस्टेंस है, तो एक ऐसी डिस्टेंस अपनी तरफ से मान लेते हैं जो कोई कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहे, जिसको 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तय किया जा सके और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तय किया जा सके, डेसिमल ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं 64 किलोमीटर मान लेते हैं कि दूरी, क्योंकि 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी तय किया जा सकता है। 64 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ये 64 की स्पीड से गया होगा तो इसको जाने में 1 घंटा लगा होगा, डिवाइड कर दिया मैंने, और 16 की स्पीड से इसको 4 घंटे लगे होंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो 64 गया 64 आया, तो कहीं ना कहीं 128 किलोमीटर की दूरी तय की, डिवाइडेड बाय जाने में और आने में टोटल मिलाकर 5 घंटे लगे। तो जब आप 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से 2 बार 10 और 5 से 5 बार 25, और यहाँ पर 3 बजे 5 से 6 बार 30। ठीक है, तो 25.6 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल रही होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट अब बिल्कुल समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कि 5 वुमेन जो हैं किसी काम को 8 दिन में करती हैं, जबकि 8 चिल्ड्रन जो है 10 दिन में करते हैं। तो उसी काम को आपको करना है 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन के द्वारा, 4 बच्चों के द्वारा। ठीक है, M1D1 T1 वाला फॉर्मूला है कि भाई 5 वुमेन हैं, वुमेन की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, और वुमेन और मैन अलग, वुमेन और चिल्ड्रन दोनों ही केसेस में अलग अलग हैं। मतलब पहले केस में वुमेन दी गई हैं और दूसरे केस में चिल्ड्रन दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना कि जब दोनों ही केसेस में पर्सन ऑफ टाइप ऑफ पर्सन अलग अलग है, मतलब एक में मैन है एक में वुमेन है, या एक में वुमेन है एक में चिल्ड्रन है, या एक में मैन है और चिल्ड्रन है, तो उस केस में क्या होता है, मैन की या दूसरे पर्सन की एफिशिएंसी सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 5 वुमेन की एफिशिएंसी W मान लेते हैं, 5 वुमेन W की एफिशिएंसी से काम करती हैं 8 दिन तक। ठीक है, और उसी काम को 8 बच्चे चिल्ड्रन की एफिशिएंसी से 10 दिन में, और फिर हमें यही काम करवाना है 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन के द्वारा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को यूज करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों में काम इक्वल है, काम इक्वल है तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 8 से 8 कैंसिल कर दोगे, 5 से 2 बार चला जाएगा, और आप ये बोल सकते हो वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2:1 आ जाएगी। ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2। क्लियर है यहाँ तक? तो वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है कि 2:1 है। अब देखो यही जो हमने एफिशिएंसी निकाली है ना 2 और 1, वो हम सेकंड और थर्ड केस में पुट कर लेते हैं, या आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड में पुट कर लो, क्योंकि ये भी काम उतना ही था, ये भी काम उतना है और ये भी काम उतना ही है। तो 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी, काम 10 दिन में हो रहा था। यहाँ पर 2 वुमेन की एफिशिएंसी 2 थी, तो यहाँ पर 2 रखी, प्लस 4 इंटू चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 इंटू नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये 80 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 और 4 8। कितने दिन लगेंगे? तो आप ये कहोगे भाई 10 दिन लगेंगे। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को, जो भी उस पर कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको एक बार रिवीजन करा दूँ, जिससे कि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो काफ़ी हद तक आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे की तरफ चलते। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपको बताया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है यहाँ पर है, जिसका डायमीटर ये जो है 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और हाइट भी हमें बताई गई है कि इसकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको हटा देते हैं। हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। इसने क्या करा कि आपको बताना है द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH होता है। ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ये जो कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है? जो केवल घुमा हुआ पार्ट है, गोलाई में है जो। ठीक है, और प्लस हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2πRH, मतलब जो गोलाई वाला पार्ट है, प्लस ऊपर और नीचे 2 सर्कल हैं, तो πr 2πr²। ठीक है, ये बताना, और हमें इसका टोटल बताना है, ये बताना है। मतलब अब यहां से जो कॉमन है वो निकाल लो, और जो कॉमन नहीं है छोड़ दो। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं 2πr तो सभी में कॉमन है, और यहां पर आ जाएगा h+h+r, ये आ जाएगा। अब ये भी बोल सकते हैं 2h, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इसका था हमारे पास 14, डायमीटर था तो रेडियस 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हाइट 2 और 2 4, 4 और रेडियस है 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 4, 4 और 7 11। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44, 44 को 11 से गुना करना है तो 484। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ऐसा मत करना कि पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया फिर टोटल सरफेस एरिया निकाले बाद में ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ गई, 2πr कॉमन था, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन इतना आप कर लो कि भाई पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और बाद में कुल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो काफ़ी सारे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इतनी मेहनत नहीं हमें करनी है, इतना टाइम भी हमारे पास एग्जाम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है? कोई तीन संख्याएं ए बी सी दे रखी होती हैं, वो कहता है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। इसका मतलब ये है कि ए और बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी किसी अनुपात में है, रेशियो में है, उसी अनुपात में सी किसी एक्स संख्या के साथ है। ठीक है, और हमें पता है प्रोपोर्शन में कि पहला और आखिरी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो बीच वाली दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। जब भी कोई प्रोपोर्शन होता है तो हमेशा ऐसे ही होता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू बी गुना सी बटे में ए आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब यहां पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा कर ले। ठीक है, तो मतलब √8 गुणा √21 कर ले और बटे में कर लें क्या, √6, मतलब पहली वाली संख्या। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2√2 लिख सकते हैं। 8 को जब आप फैक्टर करोगे तो कहीं ना कहीं 2√2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3√3 गुना √7, ठीक है, अपॉन में √2 गुना √3। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया बस, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2√7। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जिसमें ये चौथी संख्या तीसरी संख्या के साथ अनुपात में थी, उसी जिस अनुपात में पहली और दूसरी संख्याएं थी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ आया होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा ए किसी पेंटिंग को पेंट करने में 12 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में या उसी को पेंट करने में 8 दिन लेता है, सी 10 दिन लेता है। ठीक है, देखो ए किसी काम को काम करने में 12 दिन लेता है, बी उसी काम को 8 दिन लेता है और सी उसी काम को 10 दिन लेता है। ठीक है, उसने क्या कहा है, उन दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात की जिसमें ए द्वारा पेंटिंग बनाई जा सकती है यदि उसके साथ बी और सी दोनों एक साथ वैकल्पिक रूप में आते हैं और ए अकेले पहले दिन पेंटिंग शुरू करता है। मतलब ये पहले एलसीएम निकालते हैं, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। 12, 8 और 10 का एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, तो 120 ले लेते हैं। तो सॉरी, तीनों से डिवाइड हो रहा है 120। 12 से जा रहा है ये 12 बार, 8 से जा रहा है ये 15 बार और 10 से जा रहा है ये, एक मिनट, ये 10 बार जा रहा है, ये 10 बार जा रहा है और ये 12 बार। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया और तीनों परसेंट की एफिशिएंसी आ गई। अब यहां पर क्या करना है, देखो इसने कहा कि पहले दिन तो ए काम करता है अकेला। इसका मतलब पहले दिन अगर ए काम करा तो ए की एफिशिएंसी 10 की थी, इसका मतलब इसने 10 काम कर लिया होगा। हमारे पास बचा है 110 काम, मतलब एक दिन काम हो चुका है। ठीक है, और 110 काम बचा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ए के साथ पहले दिन तो दूसरे दिन जो है वो तो बी आएगा, मतलब 10 और 15 का देखा जाए तो 25 काम होगा, और फिर अगले दिन ए के साथ सी आएगा। मतलब पहले दिन तो ए और बी, पहले दिन तो अकेले ही काम किया, दूसरे दिन जो है मतलब साइकिल फिर शुरू हो गई, जो ए प्लस बी की शुरू हुई, उसके बाद अगले दिन ए प्लस सी आ रहा है। वैकल्पिक मतलब कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट डेज में वो काम कर रहे हैं। तो 10 और ये 12, 22। ठीक है, तो इतना काम ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो पहले दिन ये इतना काम कर रहे हैं, दूसरे दिन ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन में ये कहीं ना कहीं 47 काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कितने काम को? 47। अब ये देखो सारे नंबर अलग अलग हैं, काफ़ी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें करना है 120 काम, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको दो बार साइकिल चलवा लेते हैं, 2 7 14 और ये आ जाएगा 94। 94 काम हो चुका है, 94 काम हो चुका है कितने दिन में? जितना टाइम यहाँ पर साइकिल 2 गुना ले रही है तो 2 गुना समय भी, मतलब 4 दिन। 4 दिन ये और 1 दिन ये, टोटल 5 दिन तो काम हो चुका है। ठीक है ना, 5 दिन तो काम हो चुका है और कहीं ना कहीं जो बचा हुआ है काम वो कुछ ही बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है हमारे पास? अगले दिन देखो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 1 दिन यहां पर ऊपर लिया था इसने, 4 दिन यहां पर हो गए, हमारे पास बचा 94। अगले दिन क्या मैं बोल सकता हूं, ए प्लस बी आएंगे, कितना? 1 दिन पूरा लेंगे और 25 काम को कंप्लीट करेंगे। और ये 25 काम को जब कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 और 2 11, 119 काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गया, काम तो हमारे पास केवल 110 ही था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 दिन से जस्ट ऊपर टाइम लगेगा, 5+ टाइम लगेगा।
ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 5.4 डेज हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। एक दिन यहाँ पर लगे, 4 दिन ये गए, 94 काम हो चुका है, 94 प्लस, ठीक है, 94 काम यहाँ पर हो चुका है, 10 काम पहले हो चुका था, तो 120 में से कहीं ना कहीं हमारे 114 काम हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो काम बचा हुआ है वो ए और बी अगले दिन करेंगे और इस हिसाब से काम होता रहेगा, कहीं ना कहीं 5.4 डेज होंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लो, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है आपको कि हाँ अब ये जो बचा हुआ काम है 110 में से मतलब 16 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 25, तो कहीं ना कहीं आंसर यही निकल के आएगा। 5 प्लस आ रहा है क्योंकि 6 है नहीं, 7 है नहीं, 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 पूरे दिन लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी हमने ए और बी को दिया तो वो ज़्यादा काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ बियर इन द सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द बियर इज 21218। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ बियर्स 2 साल पहले बताओ। देखो अगर मैं बात करूं 3% की, 3% का मतलब होता है 3/100। ठीक है, तो पहली ओरिजिनल पॉपुलेशन में मान सकता हूं पहले साल 100 रही होगी, तो 3 बढ़कर ये 103 हो गई होगी पहले साल। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगले साल फिर से 100 रही होगी तो 103 हो गई होगी। ठीक है, जो परसेंटेज दिया है उसी रेट से हम चलते रहते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आएगा जब 103 का स्क्वायर करोगे, 100 से 3 ज़्यादा है कितना, 100 से 103 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 3 ज़्यादा था, 3 और ऐड कर दो तो 106 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 103 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी वैल्यू 21218 दी हुई है, इसकी वैल्यू 21218 दी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 2 गुना है वैल्यू? देखो 9 का 2 गुना 18, 106 का 2 गुना 212, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी वैल्यू 2 गुना रही होगी और 2 गुना के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 साल पहले जो है पॉपुलेशन उसकी 20,000 रही होगी। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन ऑप्शन से ना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा आसान, ये ज़्यादा, अगर ये हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती ना तब हम ऑप्शन का सहारा उठाते और यहाँ पर 3% बढ़ा बढ़ा कर देखते, फिर इतनी पॉपुलेशन ये बन जाती, वो ज़्यादा भी, वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर वैल्यू इतनी आसान दी हुई है कि ये एग्जैक्टली 2 गुना हो रही थी, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसने कहा था इनकम ऑफ द पर्सन 95,000 उस पर्सन की इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर 75,000 है। इनकम बढ़ जाती है 18%, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 12%, तो इंक्रीज बताना है आपको सेविंग्स में कितना होगा। ठीक है, तो जब भी वैल्यूज दे रखी होती है ना, 95,000 उसकी इनकम है और 75,000 उसका एक्सपेंडिचर है, तो हमेशा रेशियो निकाल लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 5 से काटोगे 5 से 19 बार, 5 से काटोगे 5 से 15 बार। ठीक है, तो इसका मतलब इनकम मैं ये बोल सकता हूं इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर 19 उसकी इनकम है तो एक्सपेंडिचर 15 है और सेविंग उसकी 4 है। ठीक है, यही होगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इनकम 18% बढ़ती है, इनकम 18% बढ़ जाती है। अब 18% आप 1900 का निकाल लो तो 100 से 100 तो जीरो तो कट जाएगी, तो 19 को बस 18 से गुना कर लो। ठीक है, 8 9 72, 8 कम 8, 8 और 7 15 और यहाँ पर आ जाएगा ये 342। कितना आ जाएगा? 342। इतनी इनकम बढ़ी है, फाइनल इनकम नहीं निकालनी, केवल ये देख लो चेंज कितना है। और इसमें यहाँ पर 12% का चेंज आया। ठीक है, 15 को 12 से, 15 को 10, 150, 15 180। ठीक है, इतना चेंज आया। इसमें से इसको माइनस कर लो तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि सेविंग में कितना अंतर आया। तो यहाँ पर आएगा 2, 14 में से 8 के यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 में से 162। अब यहाँ पर आप देखो कितना चेंज आया, 162 का चेंज आया। कितने पर? 400 पर। बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 40.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया होगा। ये ज़्यादा आसान रहेगा। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे 18% करके, इसकी वैल्यू 12% करके निकालोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें दी हुई है,
इनकम परसेंटेज में बढ़ाने के लिए बोल रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने के बोल रहा है। आपको क्या काम करना है, उनका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल के वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी जिसमें आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन अब एक टैबलेट है जिसको 2832 रुपये में वो बेचता है और उसमें प्रॉफिट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, देखो 18%, 18% का मतलब 18/100। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो 9 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपये अगर सीपी है तो आपका 9 रुपये का प्रॉफिट जुड़कर 59 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 2832। ठीक है, 2832 यहाँ पर दे रखी है। अब ये देखो, आप ये इसका कितना टाइम्स है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, ठीक है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 9 से 36 और 4 5 20, 20 और 3 23। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पर 7 में से 47 आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो कितना गुना हो सकता है, 4 का कहीं ना कहीं 8 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि 8 टाइम्स से यूनिट डिजिट आ जाएगी। 8 9 से 72, 7 बचा, 5 से 40, 47। ठीक है, तो 48 टाइम्स है। ये कितना टाइम्स है, 48 टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी इसको 48 टाइम्स कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 48 का 5 से गुना करोगे तो 240, 2400। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, मतलब वैल्यू देखा जाए क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी दी जो डायरेक्टली मल्टीपल एकदम से नहीं फाइंड आउट होगा, आसानी से आप इसको लेकिन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि इन हाउ मच टाइम, 80,000 रुपये जो है 1,17,128 रुपये 10% के रेट से कितने समय में हो जाएगा। अब देखो, अगर 80,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है तो देखो अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं। देखो 4 है, 2 है, 2.5 है, 3.5 है। ठीक है, देखो अगर मैं 10% पहले साल लेता हूँ तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल भी 8,000 आएगा। ठीक है, और यूनिट डिजिट के साथ खेल सकते हैं। 8,000 का 10% 800, तो 8, देखो पहले ये देखो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 37,128 आएगा। ठीक है, 17 और 20। ठीक है, तो 37,128 रुपये का इंटरेस्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास 16,000 के आसपास इंटरेस्ट बना है, 16,800। थर्ड पे आते हैं, 8,000 फिर से इंटरेस्ट आएगा 10% प्रिंसिपल पर, और इसका 800 और इसका भी 800 और यहाँ पर 80। तो क्या अभी तक हमारे पास यूनिट डिजिट अभी तो जीरो आ गई, तो इसका मतलब 3 साल में 8 8 24 24 24 और कहीं ना कहीं 24-25 हज़ार के आसपास इंटरेस्ट बना है, अभी नहीं बना है। अगर यहाँ पर आते हैं 8,000 और ले लेते हैं, चौथा साल भी ले लेते हैं, 3.5 साल में शायद पूरा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर 800 इसका फर्स्ट ईयर का, 800 सेकेंड ईयर का, 800 थर्ड ईयर का, फिर 80 80 80 और 8 रुपये। और ये इसमें यूनिट डिजिट भी अगर आप ऐड करोगे तो 8 रुपये आएगी। ठीक है, अब देखो 8 8 8 8 कितना हो गया, 8 चौक 32,000 हो गया। ठीक है, 8 8 8 8 8 कितने, 1 2 3 4 5 6 6 48, 4800 रुपये ये हो गए। 1 2 3 4 8 चौक 32, 320 रुपये ये हो गए, और 8 रुपये हो गए। तो अगर आप ऐड करोगे यहाँ पर इसको तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा 8 और 3 11, यहाँ पर 7, 37,128। इसका मतलब पूरे के पूरे 4 साल लगे, पॉइंट में कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो 3.5 साल आंसर हो जाता, क्योंकि 3 से तो ऊपर ही है। ठीक है, अगर मान लो ये ज़्यादा आ जाता, इतने से जितनी वैल्यू ये है इससे ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता तो हम इसको आधा कर देते, 3.5 साल आंसर हो जाता। थोड़ा सा तो ऑप्शन के साथ हमें खेलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आपको फिर इसका थर्ड ईयर का निकाल के आधा करोगे, फिर उसको इक्वल रखोगे, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन का थोड़ा सा तो सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 5 बेल्स हैं या घंटियां हैं जो एक साथ बजना शुरू होती हैं 12 सेकंड में, 18, 24, 36 और 45 सेकंड में वो एक साथ बजती है। ठीक है, 12 सेकंड में, 18 सेकंड में,
24 सेकंड में, 36 सेकंड में और 45 सेकंड में। ठीक है, एक साथ बजती है। वो कह रहा है कि 9 बजे एक साथ बजी, तो दोबारा कितनी देर बाद बजेगी या कितने बजे बजेगी, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एक एलसीएम एक ऐसा टाइम है जो 12 के भी टेबल में आएगा, 18 के भी टेबल में आएगा, 24, 36 या 45 के भी टेबल में आएगा। तो वो एक ऐसा टाइम जो सभी के साइकिल्स में आ रहा है, वो टाइम हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर बनाने शुरू करता हूँ तो ये 6 बार, 9 बार, 12 बार, 18 बार और 45। ठीक है, 2 से 3 बार, 9 बार, 6 बार, 9 बार और 45। 2 से दोबारा से 3, 9, 3, 9, 45। अब 3 से 3, 1, 3, 1, 3, 15 और 3 से 1, 1, 1, 1, 5, 5। ठीक है, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो एलसीएम कितना आ गया, 360 सेकेंड्स। तो 360 सेकेंड एक ऐसा टाइम है जिसमें 12-12 सेकंड करके, 18 सेकंड, 24 सेकंड करके, 36 सेकंड, 45 करके कहीं ना कहीं वो टाइम आएगा। इसको अगर मैं मिनट्स में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो इसका मतलब 6 मिनट में कहीं ना कहीं वो टाइम रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, अब 6 मिनट का मतलब यह कि अगर 9 बजे वो एक साथ बजी थी तो 6 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, इसका मतलब 9:06 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है अब कैसे पता चला एलसीएम का, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब देखो जब भी कोई एक ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है कि सभी के टेबल में आए, तो कहीं ना कहीं एलसीएम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एलसीएम एक ऐसा टाइम है जो उन सभी के टेबल में आता है, सभी से वो डिवाइड होता है। तो एक जो 360 हमने निकाला है ना, वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 24 से भी, 36 से भी और 45 से भी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर है ना जो सभी की साइकिल में आ रहा होगा। ये साइकिल ही तो चल रही है, 12-12, 18-18 करके, 24-24 करके, 36 करके, 45। तो सभी की साइकिल में वो 360 सबसे पहले आता है। 360 से छोटा और कोई नंबर नहीं है जो सभी के टेबल में आए, इसलिए हमने एलसीएम लिया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक फैमिली जो एक पर्सन जो है अपनी सैलरी का 45% फूड पर खर्च करता है। देखो अगर मान लो उसकी 100% सैलरी है, 45% वो फूड पर खर्च कर रहा है, तो या 45 रुपीज़ जो है फूड पर खर्च कर रहा है, और 5% वो अपने ओल्ड एज होम पर डोनेट कर देता है, मतलब 5 रुपीज़ डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसने कहा कि अगर वो 28,500 अपने फूड पर और ओल्ड एज होम पर खर्च कर रहा है, इसका मतलब इसी की तो वैल्यू आपको गिवन है। ये जो आपको गिवन है 45 और 5 मतलब 50 की वैल्यू ही तो ये 28,500 बता रहा है। ठीक है, तो इसने कहा पूरी सैलरी कितनी होगी, हमने कहा डबल है, बिल्कुल 50 का डबल है, तो हमने कहा इसका भी डबल कर देते हैं। इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 57,000। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछा गया है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें से 45 फूड पर खर्च कर रहा है और 5 डोनेशन पर खर्च कर रहा है, और इसी की वैल्यू एग्जैक्टली 28,500 बताइए, तो सैलरी बताओ। अब कुछ कुछ करते हैं कि 50 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी। भाई आप डायरेक्ट देखो ना कि भाई 50 की डबल है ना सैलरी, तो 28,500 का भी डबल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सैलरी जो है हमारी 57,000 होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और फिर से एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा। इसमें का एक कोन है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब कोन क्या मतलब शंकु। ठीक है, एक शंकु है जिसका रेडियस जो है वो कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, और इसने कहा हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पिघलाया गया और उसको मैं बना दिया क्या, सिलेंडर, जिसकी हाइट थी कितनी, 45 सेंटीमीटर की। अब आप ये देखो कहीं ना कहीं जब आपने इसको पिघलाकर ये बनाया तो जितना इसमें मेटल यूज हुआ होगा उतना ही मेटल इसमें भी यूज हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं इनका वॉल्यूम या आयतन जो है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल रहेगा। जितनी जगह इसने घेरी होगी उतनी जगह इसने घेरी होगी, बस वो मेल्ट होकर शेप चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, वही सिलेंडर का भी इक्वल हो जाएगा πr²h। और यहाँ से हम देखेंगे कि देखो सिलेंडर का रेडियस अलग है और हाइट अलग है, तो इसको अब बड़े आर से इसको डिफाइन कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/3। आर कितना है इसका, 9, 9 × 9 कर लेते हैं, और हाइट कितनी है इसकी, 15, ऐसे रहने देते हैं। आर पता नहीं यहाँ पर कितना है, r² रहने देते हैं, और हाइट इसकी पता है 45। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कुछ कट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है,
इससे 3 बार कट कर सकते हैं, और 15 3 45 ये वाला कट हो जाएगा, और 9 यहाँ पर आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू जो है 9 का रूट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसने पूछा था डायमीटर कितना, तो 3 का डबल। ये तो हमने रेडियस निकाला ना, गलती से ना जल्दबाजी में 3 पर मत क्लिक कर देना, क्योंकि आपका रेडियस 3 है। अब जल्दबाजी में क्या होता है, 3 पर क्लिक कर दिया, लेकिन ध्यान से देखो उसने पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, कहीं ना कहीं 3 का डबल, जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमने इतनी मेहनत करी हमने आंसर निकालने में 3, लेकिन पूछा कुछ और था और आंसर कुछ और देकर आ गए। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छे से करना है इस चीज़ को। छोटी छोटी गलतियां नेगेटिव मार्क्स भी लेकर चली जाते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसने कहा कि एक पर्सन है जो बाइसिकल पर चलता है अलग अलग वे में, ठीक है, अलग अलग स्पीड से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। उसने पूछा कि पूरी जर्नी का आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। अब एवरेज स्पीड में हमने अभी डिस्कस किया है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस, जितनी भी दूरी उसने तय करने में लगा रहा है, जितनी उसने दूरी तय करी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो पता है कि 20, 15, 10 और 24, मतलब अगर ऐड करोगे अगर आप यहाँ पर, तो 20 और 10 30, 30 और 10 15, सॉरी 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 20, ठीक है, 45 और 20 65, 65 और 4 69। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई भाई 69 है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि डिस्टेंस हमें दी है और हमें स्पीड भी गिवन है। जब 20 की स्पीड से 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से तय करोगे तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर आपके 4 घंटे लगेंगे। डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 5 घंटे लगेंगे, यहाँ पर 5 घंटे लगेंगे, और यहाँ पर 6 घंटे लगेंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो ये टोटल 20 घंटे लग रहे हैं। तो 69 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखो 34.5, और डेसिमल जीरो वाला लगाओगे तो 3.45। ठीक है, तो ये उसकी एवरेज स्पीड रही होगी, बड़े आसानी से निकल सकती है। बस ध्यान यहाँ रखना है कि जब आपको डिस्टेंस दिए तो डिस्टेंस तो आपने लिख ली, ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम हमेशा कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हर एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्पीड अलग थी, तो हर एक का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के काफी क्वेश्चन हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं इस 20 क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसने कहा दिव्या एक कार बॉट करती है 3,50,000 और उसको बेच देती है 4,35,000। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, कोई बात नहीं। देखो 350 ले लेते हैं, 350 की बेचकर 435 में 0 हमने हटा दिया, वो कैलकुलेशन में परेशान करेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं 50 और यहाँ पर 50 और 85 रुपये, कहीं ना कहीं 85 रुपीज़ अर्न करे उसने। ठीक है, डिफरेंस लोगे तो कहीं ना कहीं 85, ये सीपी है और ये एसपी है, तो कहीं ना कहीं 85 रुपीज़ का प्रॉफिट अपॉन में सीपी 350 मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है जितना भी प्रॉफिट वो कमा रहा है अपॉन में कॉस्ट प्राइस। जब तक बोला ना जाए हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है। ठीक है, चलो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 से काट सकते हैं, 5 से 7 बार, 5 से 17 बार। ठीक है, और 170 बटे में 10 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचे हमारे पास 30, 7 चौक 28, 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, जब आपके पास मिल गया है कि हाँ 24 के आसपास ही नंबर आएगा तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 2y और x माइनस 2y का जो रेशियो है 9 अपॉन में 17 है, तो आपको 9x अपॉन में 13y की वैल्यू बतानी है। देखो 5x माइनस 2y अपॉन में मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, तो रेशियो की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 9/17। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, 5x माइनस 2y बराबर 9 और x माइनस 2y बराबर 17। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, माइनस सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये तो कट जाएगा हमारे पास, 5x में से x माइनस 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा, तो और x की वैल्यू आ जाएगी -2।
x की वैल्यू आ गई कितनी, -2। और अगर मैं इसी की वैल्यू को कहीं पर भी इसमें यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो -2 -2y इज इक्वल टू 17, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो -2y इज इक्वल टू 19 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू जो है 19/2 माइनस का आ जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। 19/2 आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 9.5 माइनस का 9.5, ठीक। अब यहाँ पर 9x अपॉन में 13y की वैल्यू चाहिए, 9 इंटू एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे, अपॉन में 13 गुना -9.5 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो देखो कैंसिल भी हो जाएगा, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 13 को इसका ऐसे डेसिमल लेकर 10 ऊपर ले जाएंगे, तो 90 बटे में 180, 9 दूनी 18 10, और यहाँ पर 180 बटे में कुछ समथिंग आना चाहिए। और अगर यहाँ पर हम और भी सॉल्व करें तो यहाँ पर छोड़ो, 5 से 2 बार, 5 से 19 बार, 2 दूनी 4, 4 निम 36, और 327, हाँ कहीं ना कहीं 247, तो 36 बटे में 247 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है, समझ आया होगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू इसको फाइंड आउट करके निकाली, बस बाद में ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जो कैलकुलेशन जैसी है वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 240 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में तय करता है। एक कार है जो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 आवर्स में तय करता है। तो हमें पता चल गया ना डिस्टेंस, स्पीड कितनी रही, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आप करोगे तो कहीं ना कहीं 48 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहती है। इसने कहा कि अगर वो अपनी स्पीड से आधी स्पीड से चलता तो कितना टाइम ज़्यादा लेता उस टाइम। देखो पहली बात तो टाइम और स्पीड कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आपने स्पीड को कम करा तो टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसने कहा स्पीड को आधा कर दिया, तो हमने कहा जितना टाइम पहले लग रहा था उसका डबल लगेगा। तो आप ये कह सकते हो भाई पहले टाइम 5 लग रहा था तो अब वो डबल करेगा, क्योंकि स्पीड जो है उसने हाफ कर दी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली 10 आवर्स आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पॉइंट ये समझ आया होगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली उसमें भी रख सकते हो कि डिस्टेंस जितनी थी उसको अब हाफ स्पीड से तय करो, तो टाइम आपके पास वैसे ही अपने आप 10 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स 40 पेंसिल लाता है 180 रुपए की, और 2 दर्जन मतलब 2 डजन 180 रुपए के पेन लेकर आता है, ठीक है। और उसने पूछा है डिफरेंस बताना है आपको एक पेन और एक पेंसिल के प्राइस में। देखो 180 रुपए में 40 पेंसिल, तो 40 से डिवाइड करा तो एक पेंसिल का प्राइस आ जाएगा यहाँ पर 4.5 रुपए, एक पेंसिल का प्राइस आ गया। और जब 180 को 2 दर्जन मतलब 24 से डिवाइड करोगे, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे इसको, या 6 से कर लो, 6 से 4 बार 24, 6 से 30, और ये आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5, ठीक है। तो एक पेंसिल का प्राइस एक पेन का प्राइस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 रुपये आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, कम से कम 5 क्वेश्चंस हमने इन 20 क्वेश्चंस में हमने किए हैं। तो ध्यान रखना परसेंटेज का भी बहुत अच्छा रोल रहा, टाइम एंड डिस्टेंस के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन हमने देखने को यहाँ पर मिले, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, एक और है इसके बाद। 40 से 50 तक आपको प्राइम नंबर्स बताने कितने हैं। अब देखो रैंडमली फाइंड आउट करना कि हाँ ये प्राइम नंबर होगा वो डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर हैं 2 और 3 को छोड़कर वो कहीं ना कहीं 6 के मल्टीपल के एक पास, एक कम या एक ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 6 का मल्टीपल ढूंढता हूँ 40 के बाद तो आएगा 42, 42 से पहले 41 एक प्राइम नंबर है, और 42 के बाद एक 43 एक प्राइम नंबर है। मुझे बीच में नंबर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि 44 होगा या 45 होगा 46 होगा, नहीं, 42 के बाद अगला प्राइम नंबर देखो कौन सा है। आपने कहा कि भाई 42 के बाद 48 है, इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है 47, या 47 किसी से डिवाइड नहीं होता, 47 प्राइम नंबर है, लेकिन 49 प्राइम नंबर नहीं है, और उसके बाद सीधा 50 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको कितने प्राइम नंबर यहाँ पर देखने को मिले,
एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कहीं ना कहीं 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब रैंडमली आप कोई नंबर एकदम से पूछो कि ये प्राइम नंबर है, नहीं। देखो आप हमेशा ध्यान रखना, जितने भी प्राइम नंबर हैं दुनिया में 2 और 3 को छोड़कर, वो सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स के ही एक कम या एक ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों ही 6 के मल्टीपल के दोनों पास के नंबर प्राइम नंबर होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, एक तरफ का भी नंबर हो सकता है दूसरा तरफ का नंबर हो, लेकिन प्राइम नंबर हुआ तो वो 6 के मल्टीपल के एक पास या एक कम या एक ज़्यादा ही होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, प्राइम नंबर समझ आया होगा, कहाँ पर प्राइम नंबर मिलेंगे ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डीलर ने 20% का डिस्काउंट दिया है एमआरपी पर, जो कि एमआरपी है 72,000 और उस पर उसको 10% का लॉस हो गया है। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट उसको देना है एमआरपी पर जिससे कि वो 440 रुपये कमा सके। सबसे पहले देखो, अगर मैं 72,000 रुपये एमआरपी है, ठीक है, और इस पर ये कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि 10% का लॉस है, तो सीपी और एमआरपी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सीपी और एमआरपी, अगर 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं सीपी 80% हो जाएगा, और अगर आप 10% का लॉस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज़ जो है वो एमआरपी हो जाएगा। तो 90 की वैल्यू 72,000 है। ठीक है, और इसकी वजह से मैं सीपी को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कितना टाइम्स है, 800 टाइम्स, तो इसको भी 800 टाइम्स आप करोगे तो आपके पास सीपी मिल जाएगा कि भाई 64,000 जो है वो सीपी है। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया जाए जिससे कि 440 रुपये का प्रॉफिट हो। अब 440 रुपये का प्रॉफिट अगर आप करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं 6,440 यहाँ पर ये आना चाहिए, इतना एसपी आना चाहिए, और एमआरपी 72,000 है ही आपके पास। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट देने, तो आप ये देखो कितना हमने डिस्काउंट दिया यहाँ पर, 72,000 में से इसको माइनस कर लो तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 11 में से 4 गए 7। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इतने रुपए का आपने प्रॉफिट डिस्काउंट दिया, और डिवाइडेड बाय 72,000, ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 72 का 1 टाइम 10 टाइम और ये आपका 5 टाइम्स 10.5 टाइम्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली। तो 10.5% का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा एमआरपी पर, तब जाकर उसको ये 440 रुपये का कहीं ना कहीं गेन होगा, और गेन जो है वो सीपी पर होगा। तो कहीं ना कहीं सीपी निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट पेपर भी मैथमेटिक्स का दूँ, और रीजनिंग के भी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।